मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। आत्मानुभूति की हमारी चर्चा चल रही है, अत्यंत गंभीर चर्चा चल रही है। अभी तक के विषय को देखा जाए तो उसमें मुख्य 2-3 प्रश्न आए थे। 2-3 प्रश्न, पहले तो ये था कि प्रश्न कहने की अपेक्षा 2-3 प्रकरण ऐसे अत्यंत मुख्य है जो समझे बिना आत्मानुभूति को समझा नहीं जा सकता है। एक तो ये था कि सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका स्वरूप देखा। तत्पश्चात सविकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया को देखा, जहाँ पर अन्वेषण काल से आराधना काल तक का क्या सफर हुआ करता है, नए प्रमाण आदि की क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में अनुभव मन जनित होता है या मन रहित होता है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की। फिर प्रकरण आते आते ज्ञान के ऊपर उतर आ गया कि बाबा सम्यक तो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। तो उत्तर में यह आया कि सम्यक तो या सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता, सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष या परोक्ष हुआ करता है, या यूँ कह सकते हैं प्रमाण प्रत्यक्ष या परोक्ष हुआ करता है। फिर उस प्रमाण के जो उत्तर भेद थे, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और दूसरा था सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष या परोक्ष, बराबर, मतिश्रुत ज्ञान जिसे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जा रहा था। और तीसरा प्रत्यक्ष अपन ने देखा अनुभव प्रत्यक्ष। इसमें अनुभव प्रत्यक्ष कह करके एक और प्रकरण का उद्घाटन हुआ कि आत्मानुभूति प्रत्यक्ष हुआ करती है और किसी अपेक्षा से परोक्ष भी हुआ करती है। सही बात कहे तो आत्मानुभूति परोक्ष ही होती है, परंतु प्रत्यक्षपना कहा जा सकता है 2 कारणों की वजह से। कारण कहने की अपेक्षा जो आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष कहा है उसके 2 तर्क दिए हैं। पहला तर्क तो ये दिया है कि भले ही हमें आत्मा के अनंत गुण, आकार, प्रदेश आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, परंतु उसका रसास्वादन तो प्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि भोग उपयोग का हुआ करता है। जो वस्तु उपयोग में होती है, उपयोग का क्या कहना चाहिए, कैसे कहूँ, उपयोग का विषय जो होता है उस विषय का ही व्यक्ति या वह जीव भोग करता है। जैसे रामचंद्र जी मान के चलिए अभी लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उस संबंध में जो बाण चलाने संबंधी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहा है, वो जो दुख हो रहा है वो दुख का वेदन कर रहे हैं, उस दुख को भोग रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके शायिक सम्यक तो है, आत्मा का पूर्ण श्रद्धान है, सब बातें मान्य, परंतु वर्तमान जिस विषय को उपयोग में लिया है भोग तो उसी का हुआ करता है। उसी प्रकार आत्मानुभूति के दौरान उपयोग में कौन है? सिर्फ आत्मा है, बराबर। परिणाम भी किस में एकाग्र हुए हैं? आत्मा में एकाग्र हुए हैं। तो जो आस्वाद लिया जाएगा वो आस्वाद भी, वो रसास्वादन भी, वो वेदन भी आत्मा ही का होगा, जो कि प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ये अनुभव की तरफ से बात की है, आकार गुणों की अपेक्षा बात प्रत्यक्षपना नहीं कहा है। दूसरी बात हुई, पहला तर्क हुआ। और दूसरा तर्क ये दिया कि जो प्रत्यक्ष तो नहीं परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति हो, प्रत्यक्षवत हो, उसे भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे स्वप्न में हमने किसी पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। स्वप्न में मतलब, अरे स्वप्न क्या कोई असल वस्तु है क्या?
वो नहीं, वो तो बस एक इमेजिनरी पार्ट है। उसमें भी अपन कहते हैं कि मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा। बाबा, तो जब तुम किसी प्रत्यक्ष समान ज्ञान को ही अगर प्रत्यक्ष कह रहे हो तो आत्मा के लिए भी वैसा ही तर्क देना युक्त ठहरेगा। ठीक है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न आया कि ऐसी आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में होती है, तो कह रहे हैं चौथे ही से होती है, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होती है। शीघ्र शीघ्र क्यों होती है? क्योंकि ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कषाय की मंदता ज्यादा होती है, कषाय का अभाव पाया जाता है, फिर उपयोग आत्म केंद्री बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इस वजह से ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र अनुभव हुआ करता है। और एक लास्ट टॉपिक कल अपन ने देखा था कि किसी अपेक्षा से तो आप शुक्ल ध्यान में भी सविकल्पपना कह रहे हो, जबकि ध्यान इन निर्विकल्प अवस्था है, तो बात कैसी बनेगी? इसमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ गई। तो समझना चाहिए कि एक स्थूल कथन हुआ करता है, एक सूक्ष्म कथन हुआ करता है। उदाहरण दिया गया था मुनिराज का, कहते हैं चरणानियोग तो छठवें गुण स्थान में ही कह देता है कि यह ब्रह्मचर्य महाव्रती है। अरे चरणानियोग की दूर, अध्यात्म तो चौथे गुण स्थान में ही व्यक्ति को, अरे एक पत्नी वाले को नहीं, 96,000 रानी वालों को भी ब्रह्मचारी की संज्ञा दे देता है। कैसे? ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचर्य, अध्यात्म तो ये बात कहता है। हालांकि वो प्रकरण अभी नहीं चल रहा है। कह रहे हैं चरणानियोग तो छठवें गुण स्थान में ही ब्रह्मचर्य महाव्रती कह देता है, परंतु करणानियोग के पास जाओ, वो तो कहेगा रुको, मैं तो अभी भी इसको अब्रह्म वाला ही व्यक्ति कहूंगा। कैसे? वेद नाम का प्रकरण पढ़ा है तुमने? हाँ पढ़ा है। उसका सद्भाव कहां तक होता है? कह रहे 9वें गुण स्थान के 6वें भाग तक पाया जाता है। बस जब तक तुम्हारे वेद कर्म का उदय होगा तब तक हम वेद कर्म का सद्भाव पाया जाएगा, तब तक हम कहेंगे कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्णपने पालन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो सूक्ष्म और स्थूल के भेद हुआ करते हैं, अपेक्षा भेद हुआ करती है, बस उस अपेक्षा भेद को समझना आवश्यक है। चलिए, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। अब थोड़ा सा टॉपिक बदलने वाला है। टॉपिक यूं बदलने वाला है, वो कह रहा है यहां पर तीन उदाहरण दिए हैं। 3 उदाहरण देकर के, एक देश और सर्वदेश के उदाहरण देकर के सामने वाले प्रश्नकर्ता भाई ने ये जिज्ञासा व्यक्त की है कि चलिए पहले अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो ये दिया है कि जिस प्रकार दूज का चंद्रमा और दूसरा है पूर्णमासिका का चंद्रमा, एक है अग्नि की कणिका, दूसरा है अग्नि का कुंड, और एक है बूंद और दूसरा है बूंद का समुदाय या सागर। ठीक है। आप इसमें एक देश सर्वदेश पना लगा सकते हैं, तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को आत्मानुभव हुआ और जो केवल ज्ञानी को आप आत्मानुभव कहते हैं, इसमें भी एक देश पना सर्वदेश पना लगा लो। बराबर। जाति अगर आप एक ही कह रहे हैं तो एक देश पना सर्वदेश पना लगा लो। पंडित जी साहब कह रहे हैं एक देश पना सर्वदेश पना लगेगा, परंतु उसमें अपेक्षा जरूर लगेगी। कैसे? अरे केवल ज्ञानी जानेंगे वो तो पूर्ण प्रत्यक्ष जानेंगे आत्मा को, हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे? पूर्ण परोक्ष जानेंगे। हमारा तो कोई प्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष किसी अपेक्षा कहा गया है। ठीक है। हमारा तो आत्मा का ज्ञान परोक्ष ही है, केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष ही है। तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि केवल ज्ञानी को अनंत गुण प्रकट है, अनंत गुण देखने में आते हैं, अनंत गुण जानने में आते हैं, तो हमको एक हाथ दूसरा आ जाएगा। एक देशपना ऐसे नहीं लगेगा। उनको असंख्यात प्रदेश दिखाई देते हैं, अपन को एक हाथ दूसरा प्रदेश दिखाई दे, ऐसा एक देशपना नहीं लगेगा। तो अरे वो आनंद की अपेक्षा एक देशपना कह रहे हैं। देखिए काम करते हैं, अपन पढ़ते हैं तो और विशेष खुलासा होगा। पेज नंबर 347 है, लास्ट पैराग्राफ। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे और दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है, अंडरलाइन, दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु अर्थात चंद्रमा, जल बिंदु, अग्निकणिका यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है,
वैसे ही जितने गुण अव्रत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, उनकी और 13वें गुणस्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। हालांकि यहां पर एक जाति है, इसको ही सिद्ध किया गया। शंकाकार की शंका अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, वो आगे बढ़ता है। यहां एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। अब मुद्दे की बात आ रही है। कह रहे हैं अगर आप जाति एक ही कह रहे हो तो केवल ज्ञानी पूर्ण प्रत्यक्ष जानते हैं, तो अपन को एक देश प्रत्यक्ष कहना चाहिए ना आत्मा का ज्ञान। जाति एक कह रहे हैं, जिस प्रकार पूर्णमासिका का चंद्रमा और दूज का चंद्रमा ही है, बराबर। तो जाति अगर आप एक कह रहे हो तो प्रत्यक्षपना भी एक देश रूप से कहीं ना कहीं कहना ही होगा। देखिए उत्तर पढ़ते हैं। भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। देखिए जाति एक कहां पर, किसकी जाति? सम्यक ज्ञान की जाति कह रहे हैं, प्रत्यक्षता की नहीं कह रहे हैं। चौथे गुणस्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुणस्थान वाले को केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है, वह परोक्ष जानता है। यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहे तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने। ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये मैं समझता हूं। अब यहां पर ना केवल ज्ञान और मतिश्रुत ज्ञान, इनमें अंतर करके दिखा रहे हैं। मैं चाहे तो आपको एक एक पॉइंट भी बताता हूं, ठीक है? मैं आप नोट करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। मतलब देखा जाए तो चौथे गुणस्थान वाले का सम्यक ज्ञान और 13वें गुणस्थान वाले का सम्यक ज्ञान, इनमें अंतर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं चौथे गुणस्थान वाले का सम्यक ज्ञान मतिश्रुत रूप है और 13वें वाले का केवल रूप है। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया? बहुत सिंपल है, अंतर करके दिखा रहा हूं मैं। यस नो? हाँ, ओके। दूसरा है तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना है कि मति, हाँ। अब कह रहे हैं चौथे गुणस्थान वाले का अपन ने मतिश्रुत ज्ञान कहा, मतिश्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान कहा। मतिश्रुत ज्ञान वस्तु को कैसे जानता है? अब इसमें भी दो बाइफर्केशन करना, मूर्तिक वस्तु को कैसे जानता है और अमूर्तिक वस्तु को कैसे जानता है, बराबर। तो कह रहे हैं अमूर्तिक वस्तु को तो परोक्ष जानता है। क्या कहा? अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं कहा, अप्रत्यक्ष, अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष जानता है और मूर्तिक वस्तु को किंचित प्रत्यक्ष किंचित अप्रत्यक्ष जानता है। कौन? मतिश्रुत ज्ञान। फिर से लेट आई रिपीट। कह रहे हैं मतिश्रुत ज्ञान एक तो मूर्तिक विषय को जानेगा या अमूर्तिक विषय को जानेगा, किसी एक विषय को जानेगा। तो अमूर्तिक विषय को अगर जानता है तो किस प्रकार जानेगा? कहेंगे अप्रत्यक्ष जानता है। अमूर्तिक विषय अप्रत्यक्ष रूप ही जानता है। और मूर्तिक विषय को जानेगा, मूर्तिक वस्तु को जानेगा, तो वो होगा प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप, किसी भी प्रकार से हो सकता है। परंतु केवल ज्ञान जो है वो तो समस्त विषय को, मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, किसी भी विषय को वो तो एक साथ एक समय में युगपत प्रत्यक्ष ही जानता है। तो जान पाने में भी एक अंतर करके दिखाया। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? ओके। और सर्व प्रकार, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहे तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने। ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। कह रहे हैं केवल ज्ञानी समस्त विषय को जानते हैं, मतलब योग्य अयोग्य, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत सभी विषयों को जान लेते हैं, ठीक है।
तो जान लेते हैं, तो कैसे जान लेते हैं? निर्विकल्प रूप जान लेते हैं। निर्विकल्प रूप कैसे जानते हैं? अरे बाबा केवल ज्ञानी हो गए हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हो गया ना, सब कवर हो गया। अब क्या बचा? जब वीतरागी भी कह रहे हो, सर्वज्ञ भी कह रहे हो, तो निर्विकल्प पने में, निर्विकल्प रूप से जानने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु तुम अगर मतिश्रुत ज्ञान वाले की बात ऐसे कहोगे कि बाबा कोई घटना घटे उसके सामने या उसके ज्ञान में कोई बात आए तो वो निर्विकल्प ही बना रहेगा, ऐसी तो बात नहीं है। क्यों? अरे सामने वाले को सुधारने का विकल्प तो छठवें गुण स्थान तक चलता है, समझना है। तो वे भी छद्मस्त मतिश्रुत ज्ञान वाले ही मुनिराज, परंतु छठवें गुण स्थान तक सामने वाले को सुधारने का, समझाने का विकल्प तक चलता है। तो जरूरी नहीं है कि जो छद्मस्त या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती या छठवें गुणस्थानवर्ती जिस भी विषय को जानेंगे उसे निर्विकल्प रूप ही जानेंगे। कदाचित उनको किसी न किसी प्रकार सविकल्पता होगी ही होगी, किसी अपेक्षा सविकल्पता होगी, किसी अपेक्षा निर्विकल्पता होगी। तो यहां पर सविकल्प निर्विकल्प का भी अंतर करके दिखाया। मैं तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल बात है। कह रहे हैं केवल ज्ञानी जिस भी विषय को जानेंगे उसमें निर्विकल्पता बनी रहेगी, परंतु चौथे गुणस्थानवर्ती जिस भी विषय को जानेगा जरूरी नहीं है कि वो निर्विकल्प ही बना रहेगा, कथनचित सविकल्प भी बना रह सकता है। बस इतनी बात कह रहे हैं। मतलब एक तो ज्ञान की अपेक्षा बात करी कि सामने वाले वस्तु को कैसे जानेगा, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जानेगा, अप्रत्यक्ष जानेगा, और तीसरा बिंदु बताया विकल्प के ऊपर से। कितने जनों को समझ में आया अंतर क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए। केवल ज्ञान तो सविकल्प रूप ही होता है, अपनी ऐसी बात हुई। चारित्र की अपेक्षा, हाँ, चारित्र की अपेक्षा सविकल्प ही होता है ज्ञान। क्या 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 कहा? ऐसा था? अरे चारित्र अपेक्षा सविकल्प होता है ज्ञान, कैसे? नहीं, ऐसे नहीं। मेरा पूछना था कि ज्ञान भी सविकल्प रूप था ना, ज्ञान। राइट। अभी ये ऐसे बोल रही है कि अप्रयोजन रूप को निर्विकल्प रूप जानते हैं, तो वो चारित्र की अपेक्षा। हाँ वो राइट, तीसरे अंतर के बिंदु में चारित्र की अपेक्षा उठाई है, दूसरे बिंदु में ज्ञान की अपेक्षा उठाई है। ओके, क्लियर है ना? हाँ भैया। मैं ये ओके, मेरे को भी ये जो आपने गे को निर्विकल्प, इसमें निर्विकल्प तो अपनी आत्मा को जानेंगे, बाकी सब चीजें तो। अरे निर्विकल्प रूप जानेंगे मतलब सिंपल इतनी बात है, राग द्वेष नहीं करेंगे, खत्म। इन लेमैन्स लैंग्वेज कह रहा हूं मैं, निर्विकल्प रूप जानेंगे मतलब क्या? राग द्वेष नहीं करेंगे, सिंपल। परंतु गे में राग द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, ज्ञेय और जो जानने में बाह्य बात, उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे। तो ये जो अप्रयोजन रूप लिखा वो किस अपेक्षा लिखा? तो प्रयोजन रूप में भी क्या, वो तो निर्विकल्प रूप ही जानेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप को निर्विकल्प रूप जानते हैं, तो वो तो प्रयोजन रूप ज्ञेय को भी निर्विकल्प रूप ही जानते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों स्पेसिफिक लिखा अप्रयोजन? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अप्रयोजन रूप ज्ञेय में कदाचित विकल्प कर लेता है, अपनी भूमिका के अनुसार उसके भी विकल्प होते हैं। जैसे रामचंद्र जी के स्तर पर युद्ध करने का विकल्प होता है, सविकल्पना ऐसा उनका पाया जाता है। अब युद्ध करना प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत है? अप्रयोजनभूत है, उसमें विकल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बस देखिए, प्रयोजनभूत में तो दोनों ही निर्विकल्प ही है। प्रयोजनभूत में क्या विकल्प करना? प्रयोजनभूत में राग द्वेष करने की बात नहीं, उसमें तो श्रद्धान करने की बात है। जो सही बात है उसमें तो श्रद्धान करने की बात थी। जो अप्रयोजनभूत ज्ञेय है उसमें राग द्वेष करने की बात होती है। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि
जीव पदार्थ में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें राग करूंगा। अजीव तत्व मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं उसमें द्वेष करूंगा। आश्रव अच्छा लगता है, बंध अच्छा नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। बरोबर है। अप्रयोजन रूप ये की बात चल रही है। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, जिस बिंदु को लेकर के अंतर बनाया जा सकता है, उसी मुद्दे को उठाया है। अब प्रयोजन रूप में कुछ अंतर ही नहीं है, तो अंतर क्या कराएंगे? बरोबर है। ठीक है। कितने जनों को ये पैराग्राफ समझ में आया जो मैंने अंतर करके दिखाया वो? अगर आपने नोट समझ में आ रहा है हाँ कि ये जो भी अदर देन आत्मा होगा, मतलब अपनी आत्मा, स्वयं की आत्मा को तो निर्विकल्प जान ही रहे, मतलब वो तो अपना प्रयोजन भूत हो गई, हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब बच्ची बाकी चीजें जो भी, मतलब सारे सर्व द्रव्यों की पर्याय जो भी कुछ है, हाँ राइट उसको, वो तो अप्रयोजन भूत है उनके लिए, गेय हो गई, राइट उनको भी निर्विकल्प, उनको भी निर्विकल्प रूप जान रहे, करेक्ट बराबर मतलब सभी चीज। हाँ, राइट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा राग द्वेष से भी, और होना भी चाहिए क्योंकि वो तो वीतरागी है। हाँ राइट एग्जैक्टली, वे तो वितरागी है, वो तो पूर्ण निर्विकल्प अवस्था है। ठीक है। अगर आपने ये पैराग्राफ में मैंने जो अंतर करके दिखाया, आपने अगर बराबर डिफरेंस लिख लिया होगा नोटबुक में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये है ना, ये प्रकरण पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। इसको ना वन बाय वन, पहले पार्ट में क्या लिखा, उससे रिलेटेड दूसरे लाइन में क्या लिखा, उससे रिलेटेड तीसरे लाइन में क्या लिखा, ये ऐसे लिंक करके पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है। मतलब आपने ये पढ़ा कैसे? क्या कहा? वैसा कौन चिट्ठी से? हाँ। आपने ये पैराग्राफ वैसा कौन चिट्ठी से पढ़ा? हाँ मैंने हाँ, रजिस्टर वही चल रहा है ना। लेकिन मेरे को किताब में मिल नहीं पा रहा। पेज 348 348 सेकंड पैराग्राफ। भाई जी पढ़ते से जाती है। मिल गया ना? हाँ ओके ओके ठीक है। चलिए, तो बात इतनी ही चल रही है यहां पर। जो एक देशपना सर्वदेशपना घटित किया जा रहा है, वो किसमें? प्रत्यक्ष पने की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान की क्या जाती है, उसकी अपेक्षा बात कहिए, सिंपल। सम्यक ज्ञान की जाति एक ही है, ये केवल ज्ञान रूप है, वो मतिश्रुत ज्ञान रूप है, बस उसमें थोड़ा वेरिएशन पाया जाएगा, बाकी सम्यक ज्ञान तो है वही है। ठीक है। चलिए एक बार आप रिपीट करिए लास्ट सेंटेंस, आपने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान तो एक ही जाति है। हाँ सम्यक ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान थोड़ी ना अलग अलग है कि मतिश्रुत ज्ञान वाला ज्ञान अलग और केवल ज्ञान वाला ज्ञान अलग, नहीं। ज्ञान गुण तो एक ही है, उसकी ये पर्याय मात्र है। आज मतिश्रुत ज्ञान है, कल केवल ज्ञान हो जाएगी। ओके, क्वालिटी क्वालिटी बरोबर सेम है, लेकिन क्वांटिटी में कम ज्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो है। गया, उल्टा हो गया ना, क्वालिटी में अंतर है। अरे नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी ऑफ केवल, क्वालिटी सेम है, ज्ञान तो सेम ही है ना। हाँ, बट क्वालिटी इज बेटर इन केवल ज्ञान ना। वो भी किस में? जानने में, वो भी क्वांटिटी में ही आ जाएगा। ओके, वो क्वालिटी भी वो क्वांटिटी में ही आ जाएगा। और देखा जाए तो मुझे सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताइए। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कलाए। सो आप रूप को जानपना तो सम्यक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को भी है, और वैसे ही जानपना केवलियों को भी है। तो इस क्वालिटी की अपेक्षा तो कुछ भी अंतर नहीं है। जो कुछ भी फर्क पड़ रहा है वो कितना जान रहा है और कैसे जान रहा है, फर्क इसमें पड़ेगा। इंद्रियों से जान रहा है या स्वयं से जान रहा है, समस्त विषयों को जान रहा है या कुछ कुछ विषयों को जान रहा है, अच्छा समस्त वस्तुओं की समस्त पर्यायों को जान रहा है या कुछ कुछ पर्यायों को जान रहा है, फर्क तो यहां पड़ेगा। आत्मा के जान पाने में तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है।
ओके, यस, डन। अब अष्टसहस्त्री का भी एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। उक्तम च अष्टसहस्त्री मध्ये स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षात् साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्, यवस्त्वन्यतमं भवेत्। कह रहे हैं स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल, मैं रैपिड रीडिंग कर रहा हूं क्योंकि सिंपल बात है। स्याद्वाद अर्थात केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाला है। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। जिस आत्म वस्तु को केवल ज्ञानी जानेगा उसे आत्म वस्तु को श्रुत ज्ञानी भी जानेगा। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा प्रत्यक्ष परोक्ष पने में। वो प्रत्यक्ष जानेगा या परोक्ष जानेगा, क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा। क्वांटिटी में भी कहाँ फर्क पड़ेगा? अप्रयोजनभूत विषय की क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा। आत्मा के जान पाने में तो कहीं पर भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है। और एक और बात बताता हूं मैं, ये कहाँ गया कि एक प्रकरण था यहीं पे, हाँ राइट, 344 पेज पर अगर आप देख पाएंगे तो चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षयिक सम्यक तो हो जाता है, इसलिए सम्यक तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। मुझे एक बात बताइए, सम्यक तो कहा है और सम्यक साथे ज्ञान होए, बराबर। अगर आप सम्यक तो कह रहे हैं तो ज्ञान भी तो सम्यक हो ही गया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कौन से पेज पे आप बता रहे थे? 344 पर। 344 पर वो है ना, मति श्रुति और निबंधो, उसके नीचे चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षयिक सम्यक तो हो जाता। मेरा ये कहना है, अगर आप सम्यक तो कह रहे हैं, सिद्ध समान हो गया है, तब तो जो निश्चय सम्यक ज्ञान है वो भी तो वही हुआ। निश्चय सम्यक तो अगर आप कह रहे हैं कि समान है, तो निश्चय सम्यक ज्ञान भी तो सिद्ध समान ही कहना पड़ेगा। क्यों? सम्यक साथे ज्ञान होए। ठीक है। युगपत होते हो प्रकाश दीपकते होई। ठीक है, चलिए। ये जो लिखा है ना, परंतु वस्तु है सो और नहीं है, हाँ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ। ये वस्तु दोनों की नजरों में, ये जो केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, ये हाँ। कहना चाह रहा है। फिर से वस्तु सेम ही है, चाहे केवल ज्ञान से देख रहे चाहे मति शुद्ध ज्ञान, ऐसे बोल रहे। हाँ बराबर, वस्तु तो वही की वही है, करेक्ट, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। या आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जिस आत्मा को केवल ज्ञानी जानते हैं उसी अनंत गुण वाले आत्मा को शुद्ध ज्ञानी भी जानते हैं, बराबर। जिस अनंत गुण, फिर से जिस अनंत गुण वाले आत्मा को केवल ज्ञानी जानते हैं उसी अनंत गुण वाले आत्मा को श्रुत ज्ञानी भी तो जानते हैं। सो वस्तु वही है और नहीं है, इस प्रकार भी ले सकते हैं। वो जानने तक सीमित होगा, अनुभवन वाली बात नहीं होगी ना उसमें, ये एक अंतर आ जाएगा। नहीं, हाँ अनुभव, देखिए अनुभव में तो फिर अपन वैसे डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं कि चौथे गुणस्थान को तो परोक्ष ही होना, मतलब छद्मस्तों को तो परोक्ष ही होना है और केवलियों को तो प्रत्यक्ष ही होना है। ये अंतर तो है ही अनुभव में। ओके, चलिए। अब जाते जाते एक और छोटा सा प्रश्न आ गया है। तथा तुमने लिखा को, अच्छा ओ सॉरी, मैंने तो एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ मिस कर दिया, सॉरी। तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्तों में वह अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। अब कह रहे हैं व्यवहार सम्यक्त्व में वह अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। कह रहे हैं जो आत्मा का श्रद्धान, सॉरी, जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक तो कहा जा रहा है,
वो तो निश्चय सम्यक्त्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामने वाले के देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्वपना कह रहे हैं। वो तो अंदर में निश्चय सम्यक तो बैठा है ना, तब जाकर के बाहर में व्यवहार सम्यक दृष्टि की क्रिया को सम्यक्त्व का लक्षण बताया गया है। वो पुत्र हुआ है ना, उस पुत्र को लेकर के उस व्यक्ति को पिता कहा जाता है। अपना हर बार का उदाहरण, पुत्र को लेकर के उस व्यक्ति को पिता कहा जा रहा है। अगर पुत्र ही नहीं होता तब तो फिर उसको पिता भी कोई उपचार से भी नहीं कहता। ठीक है, पुत्र हुआ है तब भी पिता के ऊपर उपचार मात्र आ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर पिता पने का उपचार मात्र आ रहा है। जब पुत्र नहीं होगा तब तो उपचार भी नहीं आएगा। उसी प्रकार जब निश्चय सम्यक तो होगा तब व्यवहार सम्यक तो के ऊपर व्यवहार पने का आरोप होगा। जब अंतरंग में निश्चय सम्यक तो ही नहीं है तब तो बाहर में व्यवहार सम्यक्तोपना भी, मतलब व्यवहार मतलब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो भी नहीं कहा जाएगा, कहा ही नहीं जाएगा। ठीक है, सदैव गमन रूप होता है मतलब क्या लेना, सदैव गमन रूप होता है इसका क्या अर्थ लेंगे? मतलब दूसरी गति में ले जा सकते हैं क्या उसको? नहीं नहीं नहीं, देखिए गमन रूप मतलब हाँ निरंतर वर्तता है ऐसा। हाँ राइट राइट, थोड़ा और अच्छे से वर्तता है और अच्छे से वो निरंतर निश्चय समय का तो निरंतर रहता ही है उसको ऐसे। परिणमन रूप होता है, वर्तता है मतलब परिणमन रूप होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत नजदीक है। सदैव गमन रूप रहते, देखिए गमन रूप और परिणमन रूप एक ही कैसे अर्थ में लिया? अरे अय गतो धातु है, देखा था आपने, अब हमने देखा मतलब समयसार की दूसरी गाथा में आया है कि जो जो धातु गमनार्थक होते हैं वे सभी धातु परिणमन के अर्थ में भी लिए जाते हैं। ठीक है, वो अलग है, वो दूसरा तरह का अलग है। ठीक है, जो जो धातु गमनार्थक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे सभी धातु परिणमन के अर्थ में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे अय गतौ धातु है, समयसार की दूसरी गाथा में देख लेना चाहिए। उसी प्रकार सदैव गमन रूप रहता है मतलब परिणमन रूप रहता है, साथ साथ रहता है। ठीक है, चलिए ये भी पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा प्रत्यक्ष क्यों न जाने। और जबरदस्त बात कही। प्रश्न है मेरा, वैसे पुद्गल सूक्ष्म है या आत्मा सूक्ष्म है? पुद्गल की भी छोड़िए, चलिए आत्मा तो कार्मण वर्गणा सूक्ष्म है या आत्मा सूक्ष्म है? आत्मा सूक्ष्म होगा ना, अमुक्ति के। एग्जैक्टली आत्मा अमूर्ति की है तो वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। कार्मण वर्गणा भले ही दृष्टिगोचर नहीं है परंतु किसी अपेक्षा स्थूल कहा जाएगा। क्यों? मूर्तिक है। ठीक है, रूपी है, कार्मण वर्गणा रूपी है। तो कह रहे हैं जब तुम आत्मा का जानपना प्रत्यक्ष कह रहे हो तो कार्मण वर्गणा के जानपने को प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, वो कह रहे हैं भैया आत्मा का जानना प्रत्यक्षपना तो केवल ज्ञानी को होता है, कार्मण वर्गणा का प्रत्यक्षपना तो मन परिज्ञानी भी जान लेते हैं, केवल अवधि ज्ञानी भी जान, मन परिज्ञान की थोड़ी देर थोड़ा छोड़िए परंतु अवधि ज्ञानी जान लेते हैं। ठीक है, अंतर तो इस प्रकार लगाना होगा। मतलब केवल ज्ञानी आत्मा को जब प्रत्यक्ष जान ही रहे हैं तो कार्मण वर्गणा को भी प्रत्यक्ष जानते ही हैं, परंतु जो अवधि ज्ञानी कार्मण वर्गणा को प्रत्यक्ष जानता है वो तो आत्मा को प्रत्यक्ष जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका विषय रूपी पदार्थ है। ओके, अब एक और प्रश्न है। तथा तुमने, मैं थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एज सच एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। एक मिनट, इसमें जो आप बोले अभी अवधि ज्ञानी, हाँ वो जान सकेगा ना उसको, किसको? कर्मवाणु अवधि। हाँ राइट एग्जैक्टली, जान सकेगा, कर्म और गणों को जान सकेगा। हाँ, वो तो पुद्गल को ही जान रहा है ना। एग्जैक्टली, करेक्ट।
पुद्गल को ही जानना उसका काम है। अभी कुछ मैंने कुछ और सुना तो। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए। तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। अब फिर से उसकी वो शंका बनी ही रही है, उसका डाउट क्लियर ही नहीं हुआ है अभी तक। तो मणि साहब कह रहे हैं यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, दृष्टांत गुण की अपेक्षा दिया है। दृष्टांत प्रदेश की अपेक्षा नहीं, दृष्टांत गुण की अपेक्षा दिया है बाबू। सम्यक ज्ञान का विकास होते होते, सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान की पर्याय का विकास होते होते केवल ज्ञान रूप हो गया है। मतिश्रुत का विकास होते होते केवल ज्ञान रूप हो गया है। ये तो गुणों की अपेक्षा बात कही है, प्रदेश की अपेक्षा तो बिल्कुल भी बात नहीं करी है। ओके, ये कितने जनों को समझ में आया? जी भैया जी। ओके ओके। प्रदेश में तो ऐसे केस कुछ कम ज्यादा है ही नहीं। प्रदेश तो दिखाई देने वाले हैं नहीं, तो प्रदेश की अपेक्षा अपन ने कुछ क्लासिफिकेशन किया ही नहीं है। जो कॉमन पॉइंट हो क्लासिफिकेशन तो उस अपेक्षा से किया जाएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बेसिस पे करो, कॉमन क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण पूरा हो गया है। अब बस जो पत्र के अंत में जिस प्रकार से वो कंक्लूजन लिखा जाता है कि मेरे यहाँ पर तो सब विशेष और कुछ नहीं है, कुछ रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना, तुम भी अपने ओर से मुझे पत्र भेजते रहना। ऐसा पत्र व्यवहार में अपन ने कई बार किया हुआ है। ठीक है, बस वैसे ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पर अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं जो सम्यक तो संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे उनका उत्तर अंडरलाइन अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। ऐसा नहीं कहा नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, गया तेल लगाने, ऐसा मत करना, प्रयास जरूर करना। ठीक है, एक बार नहीं समझा दूसरी बार नहीं समझा तीसरी बार जरूर समझेगा। ठीक है, और भाई जी विशेष कहां तक लिखे? जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। अब आप जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, इसके लिए एकदम क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। कोई विद्यार्थी पढ़ाई करके गया, अच्छे से लर्न करके गया है, एग्जाम में कुछ और ही लिख के आता है, लर्न कुछ करके गया था, लिख के कुछ आता है। मतलब जो हम जानते तो है वो बात आंसर, वो आंसर जानते तो है, परंतु उसका व्यक्तिकरण उस रूप से नहीं हो पाया है। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि जो बात लिखने में ज्ञान में आती है वो लिखने में नहीं आती है। हम लर्न तो सब करके लेते हैं एग्जाम के लिए, बट लिख कर कुछ और ही आ जाते हैं। ज्ञान तो जरूर है हमें उस विषय का, परंतु उस हिसाब से हम उसको प्रेजेंट नहीं करके आए हैं। डन। मिलने पर कुछ कहा भी जाए परंतु मिलना कर्माधीन है, इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे हैं कि चिट्ठी चपाटी भेजते रहना, वो कहे कि मिलाप होगा तब होगा, चिट्ठी जब भेजनी होगी तो भेज देना, परंतु आत्मानुभूति को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसी के लिए तो उद्यमवंत रहना ही रहना है। ओके, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व के तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका देखिए। अब यहाँ पर समयसार की बात नहीं कही है, समयसार की टीका आत्मख्याति, उसको अध्यात्म शिरोमणि बताया गया है पंडित टोडरमल जी की दृष्टि में। और आगम की चर्चा गोमटसार में है तथा अन्य ग्रंथों में है। सिंपल सी बात ही, जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूप आनंद में मग्न रहना। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही करना चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर है सो बड़ी वार्ता है। अब देखिए इतना बड़ा विद्वान क्या कह रहा है, मेरी तो बुद्धि है नहीं, तो अपन को तो क्या कहना पड़ेगा, तेरी तो एकदम तुच्छ बुद्धि है रे बाबा, बराबर। तो ज्ञान को लेकर के इनके जीवन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग तो बुद्धिहीन हो गए। वैसा नहीं, बट चलिए, जब तक मिलना नहीं हो। क्या कहा? ये ग्रेटनेस है हमारे आचार्यों की। हाँ, राइट,
वे ऐसा कुछ बात लिख के नहीं गए हैं। चलिए, जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिरी फाल्गुन बदी पंचमी संवत 1811। इस प्रकार से अपना ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का भी प्रकरण पूरा हो जाता है। लगभग मुझे लगता है 9 कक्षाएं लगी है। 9 कक्षाओं के दौरान हमने काफ़ी विस्तार से इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को कवर करने की कोशिश की है। एवरेज देखेंगे तो हर दिन में आप पाए होंगे कि हम एक दिन में एक पेज कवर करते जा रहे थे। 9 से 10 पेजेस का कंटेंट है, बराबर 9 दिन में अपन ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पेज के हिसाब से काफ़ी लंबी चर्चा हो जाती है। ठीक है, मैं एक चीज आपको भी और पार्टिसिपेंट को भी शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी एक मंगलायतन से एक